रिसर्च के इस क्रम में हम आज समझेंगे शोध की नैतिकता। नैतिकता क्या कहलाती है? शोध और प्रकाशन में नैतिकता का क्या स्थान है? जो शोधार्थी हैं उनके लिए नैतिकता का ज्ञान होना अनिवार्य है, और उसकी अनिवार्यता इसलिए है कि जब तक शोधार्थी को शोध की नैतिकता का ज्ञान नहीं होगा, वह अपने शोध के साथ न्याय नहीं कर सकता और शोध के अतिरिक्त अन्य शोधार्थियों के साथ भी न्याय नहीं कर सकता। क्योंकि शोध के विषय में आप बहुत कुछ समझ चुके हैं कि शोध का जो अर्थ है वह आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो शोध है, अनुसंधान है, जिसका सामान्य अर्थ है खोज करना। अनुसंधान किसी लक्ष्य और उद्देश्य का अनुगामी होता है तथा उस उद्देश्य का आधार बनाकर क्रमबद्ध व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से उसे प्राप्त करने की कला का नाम शोध है। सामान्य परिभाषा अगर हम समझें तो समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के द्वारा अर्थ की प्राप्ति करना, अर्थापन को शोध कहा गया है। या यूं कहें कि ज्ञान की किसी भी शाखा में किसी नवीन तथ्यों, अवधारणाओं, संप्रत्ययों, सिद्धांतों एवं विचारों की खोज हेतु अपनाई गई क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया ही शोध है। अब हम देखते हैं कि इसमें नीति शब्द क्या है। जो नीति शब्द है उसके लिए हमें समझना है। नीति से हम नैतिकता की ओर जाएंगे। संस्कृत की नी धातु से नीति शब्द बना है और उसमें तिन प्रत्यय करने से नीति शब्द बनता है। संस्कृत की नी धातु से कृतिन प्रत्यय करने से नीति शब्द बनता है और नी धातु का प्रयोग होता है ले जाने के अर्थ में। किसे ले जाना, कैसे ले जाना, ये नीति बताती है। किस प्रकार ले जाना, क्या प्रक्रिया होगी, ये सब नीति तय करती है। और नीति में हम देखें ठक प्रत्यय करने से नैतिक शब्द बना। जो नैतिक है वह ठक प्रत्यय से बना। अब नैतिक में तल प्रत्यय करने से नैतिकता शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है नैतिक भावों से युक्त। जो नैतिक भावों से युक्त है सो नैतिक है। नैतिक भावस्य युक्तः स नैतिकः। जो नैतिक भावों से युक्त है सो नैतिक है, और जो नीति के भाव और भावों को व्यक्त करती है वह नैतिक है। जो नीति का अर्थ एक नियम के रूप में भी होता है। अब हम इसको समझें कि नैतिकता का अर्थ क्या है। नीति का अर्थ हो गया कि नियम, ले जाना, नियम पूर्वक ले जाना, और पूरी सम्मान के साथ ले जाना। अब हम बात करते हैं नैतिकता का अर्थ, कि नैतिकता का अर्थ क्या है। नैतिकता का अर्थ है सम्यक आचरण, सिद्धांत, सम्यक आचरण और सम्यक व्यवहार, सिद्धांत, सच्चरित्र, चाल चलन, न्याय, विधि, सत्यता, यथार्थता, अधिकार, मानव मूल्य, तरीका आदि। जो कि और इस अनेक शब्दों के रूप में इसको हम प्रयुक्त कर सकते हैं, जिसमें मर्यादा, धर्म, गुण धर्म,
परोपकार इत्यादि का जिससे ज्ञान होता है। तो नैतिकता का अर्थ सम्यक आचरण से है, सम्यक व्यवहार से है, सिद्धांत से है, सच्चरित्र से है, चाल चलन से है, न्याय, सत्यता, यथार्थता, अधिकार, मानव मूल्य, तरीका, मर्यादा, धर्म, गुण धर्म, परोपकार, अहिंसा आदि इसके अर्थ है। या यूं कहें कि नैतिकता में इन गुण धर्मों को समाहित किया जाता है, या नैतिकता में ये गुण समाहित रहते हैं। और यहाँ नैतिकता शोध और प्रकाशन के साथ नैतिकता को जब जोड़ करके बात की जाती है तो वह शोध नैतिकता कहलाती है। अब शोध नैतिकता से तात्पर्य ये है कि अ, जो सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप चले, जो सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप चले, वह क्या है? नैतिक। और जो सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध चले सो अनैतिक। और जैसे कहा गया है, जो शोध के अनुरूप चले, अभी नैतिकता नैतिकता की बात कर रहा हूं मैं, शोध अभी रुक करके आएगा कि शोध में नैतिकता कैसे आएगा। जैसे समाज की मान्यताएं जो है, उन मान्यताओं के अनुरूप चलना और उसकी प्रक्रिया में शामिल होना, उसके संधान में शामिल, संधारण में शामिल होना और संधारण करने में सहयोग करना, ये नैतिकता है। एक सूत्र आता है संस्कृत में, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम किम न करणीय किम नाचरणीय। यद्यपि शुद्ध है लेकिन वह लोक के विरुद्ध है, वो नियम विरुद्ध है। आप जानते हैं कि यह शुद्ध है लेकिन वह लोक विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है, शासन प्रशासन और अनुशासन के विरुद्ध है वह कार्य, तो वह अनैतिकता होगी। किमना करणीय किमना चरणीय, उसको नहीं करना चाहिए, ये विधेय वाक्य है। किमना चरणीय, उसको किसी भी कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में नहीं करना, यह नैतिकता है। और अगर आप उसको करते हैं, लोक विरुद्ध कार्य करते हैं, आचरण करते हैं, तो समझ लीजिए आप अनैतिक हैं। जो हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, शासन है, प्रतिष्ठा है, उसके विरुद्ध अगर आप कार्य करते हैं तो वह अनैतिक कार्य है। अब हम इसके बाद समझते हैं नैतिकता। तो नैतिकता क्या है? जो सदरीत है सो नैतिक है, जो विपरीत है, जो लोक की सदरीतियों का पालन करे सो नैतिक है, और उसके विपरीत चले, उल्टा चले, सो अनैतिक है। कहा है लोकेन शुद्धम, लोक के द्वारा शुद्ध है, लोक से जो शुद्ध है, सदा करणीय, सदाचरणीय, सदा आचरणीय। ऐसा कहा है नीति शास्त्रों में कि जो लोक के द्वारा, लोक की मान्यताओं के द्वारा शुद्ध है, वो सदा आचरणीय है, सदा करणीय है, सदा वंदनीय है, उसे ही सम्मान प्राप्त होगा जो लोक के साथ, लोक की धाराओं के साथ बहता जाएगा और लोक की मान्यताओं के साथ चलेगा, सो वह नैतिक रहेगा। अब ये नैतिकता देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप और तत्कालीन शासन प्रशासन और उनके द्वारा स्थापित नियमों के अनुरूप बदलती होती है। जैसे हम देखें कि वैदिक धर्मों में या हिंदू धर्म में हमने एक देखा है कि सती प्रथा, आप लोगों ने सुनी है सती प्रथा? सती प्रथा का नाम सुना है आप लोगों ने? जी भैया। सती प्रथा में क्या था? अब आप देखो उसको, देश काल वातावरण और परिस्थिति। सती प्रथा
एक हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा कलंक था। सती प्रथा से तात्पर्य, क्योंकि सतियां कलंकित नहीं थी, सती प्रथा की जो पद्धति थी वह पद्धति गलत थी। यद्यपि धर्म ग्रंथों में सतियों का उल्लेख बहुत अच्छे से सम्मान पूर्वक सतियों का नाम, उनके आचरण, उनके आदर्श का नाम बताया गया, लेकिन उसको एक प्रथा का रूप दे देना, एक परंपरा का रूप दे करके उस पर कार्य कराना, तो उसमें क्या होता है, वो एक कलंक का कारण बन जाता है। और वो विपरीत मान्यता थी कि पत्नी के मर जाने पर पत्नी को उसके साथ दाह करना पड़ता था। ये प्रथाएं समाज में महिलाओं के खिलाफ अन्याय को बढ़ावा देती थी, और इस प्रथा की आड़ में ना जाने कितने परिवार खत्म हो गए, बच्चों से माँ का आसरा छीन लिया गया। और इस कुप्रथा के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई के बाद आज ही के दिन, मतलब तात्पर्य ये है कि 4 दिसंबर को, मतलब इसी दिसंबर माह में हमारे समाज को इस कुप्रथा से मुक्ति मिली थी। 4 दिसंबर में ये कुप्रथा से मुक्ति मिली, क्योंकि एक परंपरा थी उस समय की, लेकिन उस समय के लिए वो नैतिक था, लेकिन आज वर्तमान के लिए वो अनैतिक है, क्योंकि वो उस समय की मान्यता थी। तो उस समय लगता था कि ये हमारी नीति है, हमारी परंपरा है, तो ये उसके अनुसार किया करते थे। लेकिन आज आप कहेंगे तो उसको नैतिक कहेंगे कि अनैतिक कहेंगे? बताइए। उसको नैतिक कहेंगे आज के समय में? और इस सती प्रथा का जो लोग प्रमाण देते थे, क्या कहेंगे? अनैतिक कहेंगे। सती प्रथा का जो एक वो लोग प्रमाण देते थे, तो अ, जो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को तो अपने प्राण त्यागने बस किया जाता था। मान्यताओं के अनुसार देखें तो दुर्गा रूप सती ने पति भगवान शिव की पिता दक्ष के द्वारा किए गए अपमान से क्षुब्ध होकर अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। कई लोग मानते हैं कि यहीं से सती प्रथा की शुरुआत हुई थी। मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें तो दुर्गा के रूप में सती ने पति शिव की पिता दक्ष के द्वारा किए गए अपमान से क्षुब्ध होकर ये किया, आत्मदाह कर लिया। लेकिन इसे भी सती प्रथा के समान नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस समय उसके पति जीवित थे। भारतीय इतिहास की बात करें तो गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास सती प्रथा के होने के प्रमाण मिलते हैं। महाराजा भानु प्रताप के राजघराने के गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये गुप्त काल की बात बता रहा हूँ। भारतीय इतिहास की बात करें तो गुप्त काल की ईस्वी के आसपास सती प्रथा के प्रमाण मिले। भानु प्रताप जी का हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया कि वो उन्हें प्राण त्याग दिए। अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देख भी लोगों ने उसे धर्म का आदर करना समझा। कुछ क्षेत्रों में तो लोगों ने मृत पति की जायदाद पर कब्जा करने के लिए पत्नियों को जबरदस्ती सती होने पर भी जोर दे डाला। फिर 19वीं शताब्दी में इसे रोकने के लिए बदलाव की हवा बहने लगी। तो उस समय वो नैतिक था, रहा होगा, लेकिन आज के इस परिवेश में वो अनैतिक है। शासन, प्रशासन, मान्यता, नियम पर वह खरा नहीं उतरता है, इसलिए वो अनैतिक है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम किमनाकरणीयम किमनाचरणीयम, तो वो क्या है, विपरीत रहेगा तो अनैतिक होगा, और सदरीत रहेगा तो निश्चित समझ लीजिए जो रीति के अनुसार चलेगा वह नैतिक है, और जो विपरीत चलेगा, असद रीत चलेगा, तो वह अनैतिक कर्तव्य के अंदर आएगा। तो परिस्थितियों के अनुसार ये नैतिकता अनैतिकता का विचार हमें करना चाहिए। दूसरी बात, हम अगर देखें तो नैतिकता को हम अन्य विषयों से भी जोड़ सकते हैं। नैतिकता को शोध से जोड़ा जा सकता है, शोध नैतिकता, विज्ञान से जोड़ा जा सकता है, विज्ञान नैतिकता, और प्रकाशन, पब्लिकेशन, इथिक्स, एथिक्स से जोड़ते हैं तो प्रकाशन नैतिकता, समाज नैतिकता,
मनोविज्ञान नैतिकता, अकादमिक नैतिकता, धर्म नैतिकता, व्यवसाय नैतिकता। यद्यपि धर्म और नैतिकता का संबंध बैठता है, क्योंकि धर्म हमें नीति सिखाता है, और इसलिए धर्म का आचरण करना भी एक नैतिकता की उसमें मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं। क्योंकि लैटिन भाषा में इसको मोरालिस शब्द से प्रयुक्त किया गया, जिसका अर्थ है तौर तरीका। जो तौर तरीका है वह ही नैतिकता है। तो जैन दर्शन में कदम तिट्ठे, कैसा चले, कैसा बैठे, कैसा उठे, कैसा आचरण करें, ये सब नैतिकता के अंतर्गत ही आता है। व्यवसायिक नैतिकता, बिजनेस इथिक्स से हम उसको जोड़ सकते हैं, और भूगोल के साथ भी हम उसको जोड़ सकते हैं। अन्य विषय और भी हैं जिनको, अन्य विषयों से हम नैतिकता का संबंध हम स्थापित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें नैतिकता किस प्रकार से है। अब हम देखते हैं कि शोध में नैतिकता का क्या संबंध है। शोध और नैतिकता, जो हमारा विषय है, शोध और नैतिकता। शोध में नैतिकता से तात्पर्य उस नैतिक कर्तव्य से है। शोध में नैतिकता से तात्पर्य उस कर्तव्य से है जो उसे शोध के क्षेत्र में, शोधकर्ता को, उसे अर्थात शोधकर्ता को शोध के क्षेत्र में क्या करे, शोध के क्षेत्र में आपको क्या करे, शोध के क्षेत्र में उचित अनुचित का ज्ञान कराए, हेय उपादेय का ज्ञान कराए, ग्राह्य अग्राह्य का ज्ञान करे, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है। परिहार और अपरिहार्य का ज्ञान कराए, किसका हमें छोड़ना है, वो परिग्रहण करने योग्य है या नहीं है। हित अहित, किस शोध को करने से किसका हित होगा, समाज का हित सर्वोपरि है। फिर लाभ अलाभ, लाभ क्या होगा और हानि से बचाव की स्थिति की अलाभ, इसका ज्ञान कराए। और इसके अतिरिक्त विश्वसनीयता, गोपनीयता आदि मानकों का ज्ञान कराकर उसके पूर्वाग्रह, दुराग्रह, हटाग्रह का निराकरण करती है। शोध की नैतिकता से तात्पर्य उस नैतिक कर्तव्य से है जो शोधार्थी को शोध के क्षेत्र में उचित अनुचित, हेय उपादेय, ग्राह्य अग्राह्य, हित अहित, लाभ अलाभ, और परिहार्य अपरिहार्य, विश्वसनीयता, गोपनीयता आदि मानकों का ज्ञान कराता है। ऐसा कर्तव्य उसके और करा के यही नहीं रुकता, उसके पूर्वाग्रह, हटाग्रह, दुराग्रह, दुर्मान्यताओं का निराकरण करता है। वह है शोध नैतिकता। और जो नियम निर्धारित हैं उन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करता है, वह है शोध नैतिकता। तो इस प्रकार से हमें उस शोध नैतिकता के द्वारा उचित का, अनुचित का, क्या उचित रहेगा, क्या अनुचित रहेगा, क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या परिहार है, क्या अपरिहार है, इन सब का ज्ञान, ये मानक है, शोध नैतिकता के मानक है ये। तो इन मानकों का ज्ञान कौन कराता है, शोध की नैतिकता। ये नैतिक कर्तव्य है। उनके मूल्यों को, शोध के मूल्यों का भी ज्ञान अगर कुछ कराता है तो वह है शोध की नैतिकता। अब हम देखें कि शोध की नैतिकता के द्वारा कौन कौन से विशेषताएं हैं शोध की नैतिकता की, या कहें कि शोध नैतिकता से उन गुणों का आविर्भाव शोधार्थी के अंदर होता है, शोधार्थी की सोच बदलती है उस नैतिकता के प्रति। तो हम समझते हैं
सबसे पहला, क्योंकि हमने इसमें कहा है, बताया है आपको कि वस्तुनिष्ठता, जो वस्तुनिष्ठता होती है, वस्तुनिष्ठता को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता शोधकर्ता, शोध नैतिकता के माध्यम से वस्तुनिष्ठता आ जाती है। तो उस वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य क्या है? कि ये शोध नैतिकता के लिए सर्वावश्यक महत्वपूर्ण पहलू है जो शोध नैतिकता को बढ़ावा देता है। और शोध नैतिकता इस कर्तव्य का बोध कराता है, जिसमें जिसमें क्या होता है कि वस्तुओं का मूल्यांकन या शोध कार्य में बिना किसी पूर्व धारणा के, बिना भेदभाव के, शोध के तथ्यों का अ, सामने रखा जाता है और साक्ष्यों को भली भांति उसका परीक्षण किया जाता है, सत्यापन किया जाता है, और दूसरों के विचारों का सम्मान भी इसमें रहता है। तो ये शोध की नैतिकता है, दूसरों के विचारों का सम्मान करना भी शोध की नैतिकता है। ऐसा नहीं शोधार्थी केवल अपना अपना सुने, अपना लिखे, एक पक्षीय नहीं रहेगा शोधार्थी। तो वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता। हाँ, शोध नैतिकता के माध्यम से इसमें क्या होता है कि निश्चयात्मकता का इसमें सिद्धांत आ जाता है, जिसमें जो डेटा है, डेटा का अ, उनका उसका नियोजन है, उसका संकलन है, उसका परीक्षण है, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत? शोध की नैतिकता के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि क्योंकि जितने शोधार्थी हैं वो पूर्वाग्रही ना हो, हटाग्रही ना हो। अगर हटाग्रही हैं, दुराग्रही हैं, का शोध उस मायने में मूल्यांकन के योग्य बिल्कुल भी नहीं रहता है। वो केवल एक, कई लोगों के शोध ऐसे भी हो जाते हैं जिन्हें डिग्री भी अवार्ड हो जाती है, लेकिन जब उसको हम बाद में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये शोध तो डिग्री के योग्य था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके शोध में वस्तुनिष्ठता नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी धर्म से, किसी जाति से की धारणाओं से ग्रसित है। मान के चलो, अ, अ, राष्ट्र का सर्वोच्च नेता अगर जातिवादिता से, अ, धर्म भेद से, धर्म विभेद से ग्रसित है, उसकी धारणाएं ऐसी बनी है, तो समझ लीजिएगा वो वाद प्रतिवाद से ग्रसित है, संघवाद से, अगर कहना चाहिए संघवाद से तात्पर्य ये है कि खुद की ग्रुप से अगर वो ग्रसित है, तो वो राष्ट्र के निर्माण करने में उतना सक्षम नहीं होगा। आज वर्तमान में हम स्थितियां देख रहे हैं, जो वर्तमान की नीतियां चल रही हैं शासन प्रशासन की, कई नीतियां ऐसी थी, मान के चलो, जो कई कानून ऐसे थे जिन कानूनों की अभी वर्तमान में उपादेयता नहीं है, उपयोगिता नहीं है। तो ये विधिक नैतिकता है। कौन सी है? विधिक नैतिकता इसी का है कि जिन कानूनों की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है, उन कानूनों का निरसन किया जाए, तो वह विधिक नैतिकता आ जाएगी। कौन सी नैतिकता? विधिक नैतिकता। तो विधिक नैतिकता में क्या करेंगे? देखिए, तो विधिक नैतिकता, तो विधिक नैतिकता में क्या रहेगा? जो कानून उपयोगी नहीं हो, अनुपयोगी कानूनों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं निश्चयात्मकता। तो इन निश्चयात्मकता में क्या रहता है? प्रदत्तों का अर्थात डेटा कलेक्शन के लिए उसका नियोजन, संकलन, उसका परीक्षण, ये मुख्य रहता है। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है विश्वसनीयता की। शोधार्थी को ये तय करना होता है कि हम जहाँ से, जैसे सामाजिक शोध हम करते हैं, तो या कई शोध ऐसे होते हैं जो क्षेत्रीय कार्य पर निर्भर होते हैं, उन शोध कार्यों में हमें डोर टू डोर जाना होता है। तो डोर टू डोर, दरवाजे के दरवाजे जाकर के, घर घर जाकर के हम वो डेटा कलेक्ट करते हैं। कई बार देखने में ये आता है, अगर विश्वसनीयता नहीं है तो व्यक्ति जो एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेट डेटा है, वह डेटा आपको नहीं मिलेगा, नहीं देगा। या यूं कहें कि हम अगर
मान के चलो हम अगर कोई साहित्यिक रिसर्च कर रहे हैं, सो लिटरेट रिसर्च कर रहे होते हैं, या फिर हम कहें विवरणात्मक कथात्मक रिसर्च कर रहे हैं और व्याख्यात्मक रिसर्च कर रहे हैं, या फिर हम ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहे हैं, तो इन स्थितियों में हम अगर देखें तो ऐतिहासिक अनुसंधान में आपको डेटा कलेक्ट करना है, कहीं पांडुलिपियां हैं या कोई डेटा ऐसा है जो डेटा आपको समूह से लेना है, तो उस डेटा को लेते समय आपकी विश्वसनीयता ही बताएगी कि आप कितने विश्वसनीय हैं। आपकी प्रवृत्ति ही उसको निर्धारित करेगी, वो डेटा आपको सही सही देगा, अन्यथा कुछ बातें रख करके ले जाएगा। मान के चलो कुछ पुराने सिक्के हैं, कुछ पुरानी प्रचलित पुरानी मुद्राएं हैं, उन मुद्राएं को देगा। मान लीजिए उसने आपको मुद्राएं शोध करने के लिए आपने कहा कि ये हम अपना कार्य होने के बाद हम आपको दे देंगे, और आपने नहीं दी। अब दूसरी बार फिर से अवसर आया, तो क्या होगा? वो व्यक्ति आपको है नहीं देगा। दूसरी चीज, इसके साथ साथ विश्वसनीयता के साथ तीसरी बात का जो नैतिकता है, नैतिकता का जो गुण है वो है विश्वसनीयता। अब निश्चय विश्वसनीयता के साथ गोपनीयता, तो जो गोपनीयता है विश्वसनीयता के साथ, वो गोपनीयता बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो भी आप विश्वास पूर्वक, कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिन घटनाओं को हम सबके सामने पब्लिकली नहीं बता सकते। अब उन घटनाओं का आप अगर कैसे स्टडी कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत सर्वे कर रहे हैं, ग्रुप के साथ व्यक्तिगत एक केस पर आप स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए एक नैतिकता का काम ये है कि आप उसको विश्वास में लें, फिर उसकी गोपनीयता बना करके रखें, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं जिनको गोपनीय रखा जाता है। अब देखिएगा, आपने अगर देखा हो, सीआईडी कितने लोग देखते हैं? सीआईडी कार्यक्रम, नहीं देखते भैया। तो सीआईडी की पद्धति तो मालूम होगी। कोई केसेस होते हैं, न्यूज तो सुनते हैं, न्यूज तो सुनते हैं। हाँ भैया सुनते हैं। तो कोई घटना अगर ऐसी घट जाती है जिसमें हमें किसी का चेहरा नहीं दिखाना है या उसकी कहानी को बताना है, तो उसमें लिखा आता है रूपांतरित नाम, नामांतरित नाम। ये रूपांतरण है, क्या है? उसके रूपक को बदल दिया गया है। घटना सत्य है, सब कुछ है, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया, स्थान बदल दिया गया। ये होती है गोपनीयता। तो उस गोपनीयता को बरकरार रखना कि केस कहाँ का था और उस केस को हमने किस तरीके से उसको अभिव्यक्त किया। तो जैसे सीआईडीज हैं, या पहले कौन सा कार्यक्रम आता था, आप लोग चैनल्स पे देखते होंगे, जो भी शोधार्थी हैं, तो वो इंडिया सच या जो भी आता हो, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा उसका टाइटल। तो ये जितने भी कार्यक्रम हैं या कोई न्यूज़ है या कोई आपने शोध किया, तो उसको हम नाम, स्थान आदि से परिवर्तित करें, रूप का रूपांतर करके रूपक बना करके उसको प्रस्तुत करें, तो उससे गोपनीयता बनी रहे। उससे आपको उस व्यक्ति को उसमें लेना पड़ेगा विश्वास में, विश्वास के बाद गोपनीयता बना के रखना पड़ती है। तीसरा नैतिकता का लक्षण जो है वो है यथार्थता। जो यथार्थता है, नैतिकता, मूल नैतिकता का कर्तव्य है यथार्थ। आप अगर क्या करेंगे, शोध के जो साधन हैं, उनसे संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें यथार्थता आपको रखना, और जैसा आपने पाया है वैसा ही आपके लिए प्रस्तुत करना होगा। यथार्थ घटना को हम अपनी गोपनीयता के साथ उसको प्रकट करें, तो वो एक नैतिक कर्तव्य होता है शोधार्थी का। तो कुल मिलाकर के ये शोधार्थियों के कर्तव्य बोध का कार्य है। किसका कार्य है? कर्तव्य बोध। तो जो कर्तव्य बोध है, वह कर्तव्य बोध हमें नैतिकता की ओर ले जाता है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो इसमें क्या है,
शोधार्थी का कर्तव्य बोध, कर्तव्य बोध है। अब गोपनीयता हो गई, यथार्थता हो गई, तार्किकता। आपके शोध कार्य में तार्किकता हो, और उसमें तार्किकता के साथ में क्या करना पड़ेगा कि आप अ, उसकी जो प्रणाली है उसमें हम सही तर्कपूर्ण आप ये रखें कि मैंने जो शोध कार्य किया है ये तार्किक है, तर्कपूर्ण है। ये शोधार्थी का प्रथम कर्तव्य है कि आपका शोध कार्य तार्किक हो। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ का मटेरियल उठाया, यहाँ का टॉपिक उठाया और यहाँ कट कॉपी और पेस्ट किया, तो क्या होगा उससे? वो तार्किक नहीं होगा। इसके साथ साथ और यथार्थता में भी देखें हम, जो यथार्थ आपने शोध किया है कहीं से कहीं तक आप कॉपीराइट में ना पड़े। फिर देखें वैधता, जो शोध कार्य है वह शोध कार्य वैध हो, विश्वसनीयता हो उसमें, और उसमें जो अनुसंधान की प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का पूरा पालन हो, उनमें कौन से उपकरण का प्रयोग किया गया, परीक्षण किस प्रकार से किए गए, और वह वैध रहे, आगे भी वैलिड रहे। इसलिए हमें ये हमारा शोध वैलिड रहे, तो ये नैतिक कर्तव्य है शोधार्थी का कि उसको हम वैलिड किस तरीके से बनाएं। फिर आत्मसम्मान और परसम्मान, हमें स्वयं के सम्मान की रक्षा करनी होती है शोधार्थी को, और दूसरे के सम्मान की भी हमें क्या करना होती है? रक्षा करना एक सच्चे शोधार्थी का नैतिक कर्तव्य है। फिर आती है बात व्यवहारिकता की। व्यवहारिकता में इसे शोधार्थी व्यवहारिक हो, विनम्र हो, और विनीत हो, नम्र हो, और यथार्थ गुणों से परिपूर्ण। क्योंकि कहा गया है जिसमें विवेक हो, नम्रता हो, यथार्थता हो, और व्यवहारज्ञता हो, व्यवहार का ज्ञाता हो, आपके शोध में ये नैतिकता दिखनी चाहिए कि आप कितने व्यवहारिक हैं। ये शोधार्थी का नैतिक कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य बोध ही नैतिकता है। फिर देखें सामान्यीकरण होना चाहिए। सर्वसामान्य को वह शोध कार्य लाभान्वित करे। ऐसा नहीं कि केवल आपने अपनी डिग्री के लिए ही वह शोध कार्य किया, तो ऐसा नहीं, आपके शोध का समाज को क्या लाभ है, ये विचार भी आपको करना होगा। ये नैतिक कर्तव्य है। पारदर्शिता, धोखा रहित, जालसाजी से रहित, कॉपीराइट में ना आए, आपने नकलबाजी ना हो, धोखेबाजी भरे भी ना हो, कहीं से आपने लिखवा करके ना ले लिया हो, तो ये नैतिक कर्तव्य है। वैज्ञानिकता हो, साथ में उसमें विशिष्टता तभी आएगी जब आप धोखेबाजी नहीं करेंगे, जब आपका शोध वस्तुनिष्ठ होगा, निश्चयात्मक होगा, जिस शोध में गोपनीयता रहेगी, यथार्थता रहेगी, तार्किकता रहेगी, वैधता रहेगी, स्वसम्मान और परसम्मान का ध्यान रखा जाएगा, व्यवहारिक शोध होगा, और सामान्यीकरण भी इसमें रहेगा। वही पारदर्शी होगा, और जो इन उपरोक्त गुणों से युक्त होगा उसमें ही विशिष्टता आएगी। वैज्ञानिकता का अर्थ है विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। तो उससे क्या होगा? विशिष्ट ज्ञान हमें आएगा। फिर अखंडता, इसमें क्या रहे? मुख्य बात तो अखंडता की है कि उसमें क्या रहे? अखंडता रहे। अखंडता से तात्पर्य ये है कि शोध से संबंधित किए गए वादों, अनुबंधों का पालन करना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठता के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ। तो कर्तव्य परायणता है, यह शोधार्थी की शोध नैतिकता है। क्या है? शोधार्थी की शोध नैतिकता है। और अपने विचारों एवं कार्यों की स्थिरता सदैव प्रयासरत रहे, वह क्या है? और वह सतर्क भी रहे, ये अखंडता को सूचित करता है। मतलब वह शोध में की जाने वाली लापरवाही, त्रुटियों और असावधानियों से उसे बचना चाहिए, और सतर्कता, ये यही उसकी सतर्कता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक शोधार्थी के अंदर अगर, जैसे नैतिकता मानव समाज का एक अभिन्न अंग है,
और हमारे द्वारा किए गए किसी भी निर्णय में नैतिक आधार होता है। मानव समाज में नैतिकता की भूमिका वांछित अवांछित क्या है, ये निर्धारित करने में निहित है। और इसकी दार्शनिक अवधारणा है, तो हम अगर इसको समझें कि एक दार्शनिक अनुशासन का नाम नैतिकता है, एक मानव समाज के सतत तो नैतिक दर्शन के रूप में नैतिकता, और नैतिक समस्याओं में नैतिकता, नैतिक निर्णयों में नैतिकता, एक दार्शनिक सोच का नाम नैतिकता है। तो ये कहें कि अ, एक अनुशासन का नाम भी नैतिकता है, क्योंकि वही सुंदर होगा। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि शोध की नैतिकता जो है, तो एक प्रकार से शोधार्थी का नैतिक कर्तव्य है, जो शोध के क्षेत्र में शोधार्थी को उचित अनुचित हेय उपादेय ग्राह्य अग्राह्य हित अहित लाभ अलाभ विश्वसनीयता गोपनीयता आदि मानक जो हैं उसके साथ साथ और उस इन मानकों का पालन करे, कर्तव्य परायणता का पालन करे, कर्तव्य परायण पूर्वक उसका पालन करे और अपने पूर्वाग्रह हटाग्रह दुराग्रह का निराकरण करे। यही शोध की नैतिकता है। इसके अलावा शोध से संबंधित जो नैतिक नियम है, अनुशासन है, उनका पालन करना भी शोध की नैतिकता है। और इसके साथ साथ हमने जाना कि वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, विश्वसनीयता, गोपनीयता, यथार्थता, तार्किकता, वैधता, सम्मान, स्वसम्मान, परसम्मान, व्यवहारिकता, सामान्यीकरण, पारदर्शिता, वैज्ञानिकता, अखंडता और सतर्कता, ये सब जो गुण हैं, कर्तव्य परायणता और कर्तव्य बोध, इन सब का कर्तव्य बोध ही शोध की नैतिकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने क्या समझा, नीति। जो नीति है, ये नीति इक्तिन प्रत्यय से नी धातु में इक्तिन प्रत्यय करने से नीति बना है, और नीति शब्द में ठक प्रत्यय करने से नैतिक बना है, और नैतिक में तल प्रत्यय करने से नैतिकता शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है नैतिक भावों से युक्त जो है सो वह नैतिक है। और जो नीति के भावों और भाव को व्यक्त करती है वह नैतिकता है। इसके साथ साथ उचित नैतिकता का अर्थ सम्यक आचरण है, व्यवहार है, सम्यक व्यवहार है, सिद्धांत है, सच्चरित्र है, चाल चलन है, यथार्थता है, अधिकार है, मानव मूल्य है और मर्यादा है, धर्म है, गुण धर्म है, परोपकार है, अहिंसा है, आदि अनेक मानव मूल्यों और के अर्थ में नैतिकता का प्रयोग किया जा सकता है। नैतिकता वह है, कहा जाता है, जो सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप हो, वह नैतिकता है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम किम ना करणीयम किम ना चरणीयम, जो लोक विरुद्ध है उसका आचरण नहीं करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, वो तो अनैतिकता हो जाएगी। तो कहा कि लोकेन शुद्धम सदा करणीयम सदा चरणीयम सदा आचरणीयम, सदा आचरण करो, सदा उसको करो। और नैतिकता जो है देश काल वातावरण परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रहती है, जैसे कि हमने सत्य प्रथा का उदाहरण दिया था। तो ये शोध नैतिकता है। आगे हम और जानेंगे शोध नैतिकता के विषय में। नमस्कार। आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जी भैया। हाँ हाँ भैया, समझ में आया। आया समझ में? चलिए, नमस्कार। चलो।